ओके, सो नेक्स्ट कंसेप्ट हमें देखना है, क्या देखना है? कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। हम कंडक्टेंस की बात करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमने तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, केमिकल एनर्जी से हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की। लास्ट क्लास में हमने ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस की वो वर्क डन टोटल कितना होगा, डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होगा क्योंकि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, और उसकी वैल्यू कितनी होगी वो भी हमने निकाल ली, -E07n इंटू एफ वाला, राइट? ओके, अब कि क्या कंडक्टेंस जो है, मतलब कि कंडक्टेंस मतलब कंडक्टिविटी जो हम बात कर रहे हैं, जैसे हम क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी पढ़े थे तो हमने बात की थी ओके रेजिस्टेंस की, और से रेजिस्टिविटी की, कंडक्टिविटी की। ओके, मतलब कि कितना पास होगा, जितना दे रहे हैं उतना सारा का सारा पास हो जाएगा। सारा का सारा पास तो होगा नहीं, उसको जैसे कि हम जितनी एनर्जी चलने में लगा रहे हैं, क्या वो सारी एनर्जी से ही हम चल रहे हैं? नहीं, फ्रिक्शन है तो हमारी एनर्जी माइनस भी हो रही है। वैसे ही यहाँ पर हमने केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस की है। ओके, सो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस की, तो ऊपर तो वायर है, जैसे हमारा वही सेम एग्जांपल सेटअप हमारा वही है, Zn ZnSO4 Cu CuSO4, और यहाँ से ये एनोड ये कैथोड, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए वायर थ्रू और फिर आ गए यहाँ पर। ओके, और फिर ZnSO4 पर्टिकुलरली CuSO4 के सॉल्यूशन में से यहाँ पर भी जा रहे हैं। डन। ओके, तो ये हमने देखा था। हाँ, गुड आफ्टरनून। चलो, कल क्यों नहीं आए? सर ठीक है। अच्छा, अभी ठीक है? थोड़ा ठीक है। अच्छा चलो, सो हमारा जो पूरा सेटअप है तो उसमें आयंस इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ से जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्यों मिल रही है हमें? पूरी इलेक्ट्रिसिटी दो वजह से मिल रही है। एक तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है वायर में से, इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं वायर में से ऊपर, और फिर अंदर SO4-2 आयंस भी पास हो रहे हैं, मतलब आयंस भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, वही तो सर्किट कंप्लीट करते हैं। आधी सर्किट कंप्लीट होती है हमारी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉन से और इलेक्ट्रिकल वायर से, और आधी सर्किट हमारी कंप्लीट होती है किससे? आयन से। ओके, तो दोनों के अलग अलग रेजिस्टेंस होंगे, मतलब वायर अगर हमने कॉपर की जगह सपोज एल्यूमिनियम का वायर ले लिया तो उतना ही करंट नहीं मिलेगा हमें, ऑब्वियस है, क्योंकि उनका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो करंट कम मिलेगा। वैसे ही हमारे सॉल्यूशंस अभी CuSO4 और ZnSO4 है। ओके, और कुछ हुए तो वापस अलग होगा। क्यों? क्योंकि SO4-2 का आयन है, वो ट्रैवल करवा रहा है इलेक्ट्रॉन को, जो आयंस है वही तो कंडक्ट करवाते हैं इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशंस। इन सॉल्यूशंस कौन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाता है? आयंस। जैसे हमने जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते थे बचपन में भी हमने देखा था कि सपोज, और इलेक्ट्रिसिटी में 10th में भी देखा था क्या, कि सपोज कोई वाटर है और अगर डीमिनरलाइज्ड वाटर है, क्या है? डीमिनरलाइज्ड वाटर, मतलब DM वाटर जिसे बोलते हैं, उसमें से सारे मिनरल्स निकाल दिए, सारे रिवर्स ऑस्मोसिस करके थोड़े रहने दिए है ऐसा नहीं, सारे मिनरल्स ही निकाल दिए हैं। ओके, वो इंडस्ट्री में वो वाटर यूज होता है DM वाटर। क्यों? क्योंकि जो हमारा जो नॉर्मल वाटर होता है जिसमें मिनरल्स होते हैं, तो उसमें से हम मिनरल्स निकाल देते हैं, पूरा डीमिनरलाइज कर, मिनरलाइजेशन और उसका निकाल देना, डालना मतलब मिनरलाइजेशन, निकालना मतलब डीमिनरल। ओके, तो डीमिनरलाइजेशन कर दे रहे हैं, मतलब सारे मिनरल निकाल दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो मिनरल्स है ना, पानी के साथ साथ, पानी इंडस्ट्री में यूज होता है मोस्टली फॉर कूलिंग पर्पस। फॉर व्हाट पर्पस? कूलिंग। जैसे हम अपनी 4 व्हील में कैसे आगे गाड़ी में डालते हैं, रेडिएटर में पानी डालते हैं, सो दैट इंजन गर्म हो जाए तो वो पानी घूमता रहेगा, तो वो हीट क्या ले लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। कौन? पानी। ओके, तो सेम कंसेप्ट यूज होता है इंडस्ट्री में। तो वो वाटर जो यूज होगा वो अगर ज्यादा मिनरल वाला होगा ना, तो स्केलिंग हो जाएगी पाइपलाइंस में और सब जगह। स्केलिंग मतलब तुमने देखा होगा हमारे जो नल होते हैं, टैप होते हैं बाथरूम में एंड ऑल, प्लास्टिक के नहीं, स्टेनलेस स्टील के होंगे अगर, तो तुम्हें दिखने लगेगा वो स्केलिंग वाइट कलर का। ओके, जस्ट लाइक कोरोजन कैसे लगता है वैसे ही स्केलिंग लग जाता है ड्यू टू मिनरल्स। तो ये स्केलिंग और स्केलिंग जितना ज्यादा होगा उतना फ्लो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो इसीलिए स्केलिंग ना हो इसलिए डीमिनरलाइज्ड वाटर यूज करते हैं। तो हमने 10th में भी पढ़ा था कि डीमिनरलाइज्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है या नहीं कर सकता? तो नहीं कर सकता।
लेकिन नॉर्मल वाटर हमारा होगा उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। तुम लोगों को मैंने एग्जांपल दिया था स्विमिंग पूल वाला कि सपोज स्विमिंग पूल है, उसमें सपोज लाइव वायर गिर गया और हम स्विमिंग पूल में तैर रहे हैं, तो हमें करंट लगेगा या नहीं लगेगा? तो लगेगा, क्योंकि वो डीमिनरलाइज्ड वाला वाटर नहीं है। ओके, लेकिन अगर डीमिनरलाइज्ड वाटर है और वहां पे करंट पास हो रहा है तो वो करंट ट्रांसफर नहीं होगा, वो वहीं पे खत्म हो जाएगा, मतलब ट्रांसफर हो जाएगा डायरेक्टली टू दी लैंड सॉइल में। ओके, पास नहीं होगा। सो कहने का मीनिंग है आयन पास करते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड हमारा वायर में से वायर की भी कंडक्टिविटी होती है। सो दो कंडक्टिविटी और से दो रेजिस्टिविटी के बारे में हमें देखना है, दो केस में देखना है। एक केस कौन सा? वायर वाला केस, जहां से इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, मतलब वायर में से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, और दूसरा आयन जो ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को और इलेक्ट्रिसिटी को, वो वाला केस। ओके, चलो तो देखते हैं, समझ में आ गया हम कंसेप्ट क्या करने वाले हैं कि दो जगह है, मतलब दो थिंग है जिससे कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। ओके, दो वे है, सब दो पाथ। एक तो हमारा हो गया वायर और दूसरा हो गया हमारा क्या? सॉल्यूशंस, एक्वियस मीडियम जो नीचे है वो। अच्छा, सो कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब हम कंडक्टेंस किसकी बात कर रहे हैं? वायर वाले की बात नहीं कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, मतलब नीचे जो है आयंस SO4-2 सॉल्ट ब्रिज से यहाँ आ रहा था, CuSO4 से ZnSO4 में आ रहा था, तो वो आयन है ना, उसी ने इलेक्ट्रिसिटी की जो लूप है, सर्किट है, वो कंप्लीट की। तो उसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। ओके, किसके बारे में? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी के बारे में। अच्छा, so it is necessary to define a few terms before we consider the subject of conductance of electricity through electrolytic solution। थोड़ी टर्मिनोलॉजी समझना इंपॉर्टेंट है, ऐसा बोल रहे हैं। चलो देखते हैं। तो वो टर्मिनोलॉजीज फिजिक्स की है, और कौन सा फिजिक्स है? क्लास 10th वाला ही फिजिक्स है। ओके, जो हमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था क्लास 10th में, वही कंसेप्ट है। तो अभी तो बहुत इजी है। The electrical resistance is represented by the symbol R and is measured in ohm, which is in term of SI base unit and is equals to kg meter square per Siemens cube A square। ओके, तो ये हम अभी देखेंगे Siemens cube और से A square किसका यूनिट है? ये R का यूनिट है। किसका यूनिट है? R का। मतलब जैसे कि हम 10th में R निकालते थे रेजिस्टेंस ओम्स लॉ से। ओके, जैसे V और I का हमने ग्राफ ड्रॉ किया था और हमने बोला कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं करंट भी बढ़ता है, एक ग्राफ लिया था। ओके, सो R इज इक्वल्स टू V/I ऐसे हमने लिया था, याद है ना? ओके, तो R इज इक्वल्स टू V/I लिया था, वो हमारा ओम, उसको हमने नाम क्या दिया था? ओम। और उसका सिंबल क्या था? यहाँ लिया, ये रहा, ये उसका सिंबल था, याद आया? ओके, तो वो हमारा ओम। फिर R इज इक्वल्स टू हमने एक और फॉर्मूला देखा था जिसके ऊपर डिपेंड है 10th में ही, क्या? ρL/A, याद हो तो? याद है? R इज इक्वल्स टू हमने कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी, सॉरी, ओके, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला पढ़ा था, ये वाला, याद आया? लिखा हुआ ये रहा, R इज इक्वल्स टू ρL/A। इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल भी हमने गिने थे 10th में कि कोई एक वायर है, उसका वायर का डायमीटर आधा कर दिया। ओके, डायमीटर आधा कर दिया मतलब उसका एरिया चेंज हो जाएगा, याद है? वैसे न्यूमेरिकल किए थे। तो R इज इक्वल्स टू ρL/A, पहले प्रोपोर्शनल टू L/A, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है तो वो आता है रो। ओके, सो रो का अगर तुम रो का भी यूनिट निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। रो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? RA/L। तो R का यूनिट है ओम और A का यूनिट है मीटर स्क्वायर और L का यूनिट है मीटर, तो तुम्हारा यूनिट क्या आ जाएगा? रेजिस्टिविटी का ओम इंटू मीटर। डन? ओके, सिंपल। Now, it can be measured with the help of a Wheatstone bridge, with which you are familiar from your study of physics। तो Wheatstone bridge एक सर्किट होती है हमारी पूरी की पूरी, वो Wheatstone bridge की हेल्प से हम ये रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं? रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, चलो, द इलेक्ट्रिकल अभी हम देखेंगे Wheatstone bridge भी। ओके, The electrical resistance of any object is directly proportional to its length and inversely proportional to its cross sectional area A। ये वाला, ये हमने देखा ही था 10th में, कुछ भी नया नहीं है इसमें। ओके, चलो, the constant of proportionality rho is called the resistivity, that is the specific resistance। resistivity का दूसरा नाम क्या है? specific resistance। ओके, उसका क्या हुआ? अच्छा, सो ऐसा यूनिट क्या है उसका? ओम इंटू मीटर, ये रहा।
एंड क्वाइट ऑफन इट्स सब मल्टीपल ओम सेंटीमीटर। तो ओम मीटर भी लेते हैं, ऐसा यूनिट ओम मीटर ही है, लेकिन कभी कभी हम सेंटीमीटर भी लेते हैं, तो ओम सेंटीमीटर ऑल्सो यूज्ड। IUPAC recommends the use of term resistivity over specific resistance and hence in the rest of the book we shall use the term resistivity। तो हम रो को resistivity ही बोलेंगे, specific resistance नहीं बोलेंगे, लेकिन ये उसका दूसरा नाम है। लेकिन IUPAC के नॉर्मल, जैसे कि हमने E0 सेल पढ़ा, E सेल निकाला, तो वो रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पे निकाला, तो ऑक्सीडेशन पे से भी तो निकाल सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक नॉमेनक्लेचर फॉलो हो रहा है, कन्वेंशन है। तो कन्वेंशन IUPAC का रिडक्शन पोटेंशियल का था, वैसे ही यहाँ पर क्या है, हम इसको क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे। ओके, फिजिकली the resistivity for a substance is its resistance when it is 1 meter long and its area of cross section is 1 meter square। It can be seen that, मतलब क्या बोल रहे हैं, फिजिकली क्या है, तो देखो फिजिकली तो हमारा फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो अब बोल रहे हैं कि रो इज इक्वल टू डायरेक्टली R ही है, लेकिन रो इज इक्वल टू R कब होगा, जब तुम्हारा वायर का लेंथ 1 मीटर होगा और तुम्हारे वायर का जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर होगा। तो ऊपर 1 नीचे 1 कुछ फर्क नहीं पड़ता है, दैट इज इन दैट केस रो इज इक्वल्स टू R। मतलब तुम्हारी जो रेजिस्टिविटी है वही तुम्हारा रेजिस्टेंस है इन दैट केस। सिंपल, ओके, कुछ भी नया नहीं है इसमें। द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस R इज कॉल्ड द कंडक्टेंस। ओके, याद रखो, क्या इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस R 1/R, इसको क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस, जिसको G से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, G से। ओके, गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा G, उसकी बात नहीं चल रही है यहाँ पर, कंडक्टेंस की बात चल रही है। सो कंडक्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस एंड वी हैव द रिलेशन। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। सो वी हैव द रिलेशन 1/R। अब R का फॉर्मूला तो हमें पता है, रो एल बाई ए, वो एल वैल्यू पुट कर दी, तो हमें टोटल फॉर्मूला क्या मिला, G इज इक्वल्स टू K। अब ये K क्या है, देखो ये 1/R, ये देखो यहाँ पे समझ में ना आए तो पूछ लेना, वैसे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी जैसा ही है। R की जगह क्या रखा, रो एल बाई ए, ये A ऊपर चला गया तो बन गया A बाई रो एल। अब 1 बाई रो का वैल्यू है K, अभी हम देखेंगे 1 बाई रो इज इक्वल्स टू व्हाट, K, और A बाई L तो A बाई L है ही, तो G इज इक्वल्स टू K A बाई L। द SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज सीमेंस। देखो कंडक्टेंस का SI यूनिट क्या है, सीमेंस। ओके, रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल कैपिटल S एंड इज इक्वल्स टू ओम इनवर्स। ओके, और ओम इनवर्स को हम जनरली ये टर्म भी बोलते हैं मोह। क्या, मोह। रेसिप्रोकल है ना, रेसिप्रोकल है, तो देखो इसको उल्टा पढ़ो, OHM, ओम, तो ओम का उल्टा कर दिया मोह। खेलने बैठे हैं। अच्छा ठीक है, चलो। सो ओम इनवर्स, द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का इनवर्स ये हमने लिया 1 बाई रो इज इक्वल्स टू व्हाट, K, एंड K इज व्हाट, कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी को स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं। फिर से कंडक्टिविटी को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। फिर से कंडक्टिविटी दैट इज K विच इज इक्वल्स टू 1 बाई रो, उसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और कंडक्टिविटी को मतलब कंडक्टिविटी K इज इक्वल्स टू 1 बाई रो। ये रो क्या है, रो का नाम क्या है, मतलब रो तो डिनोटेशन है, रो मतलब क्या, रेजिस्टिविटी। उसका दूसरा नाम क्या था, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो देखो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ओके, तो कुछ मैं मतलब मिक्सअप नहीं कर देना, जैसे हमने यहाँ सीक्वेंस देखी वैसे ही सीक्वेंस में हम समझेंगे। यहाँ पे मैं चालू किया लग रहा है इसमें। लो, इसको क्या हो गया,
नहीं बोला। क्या बात कर रहे हो? क्या कल टेस्ट नहीं है? नहीं परसों टेस्ट क्या दिल धड़का रहे हो? कल ही डिस्कस किया तो कल नहीं आया तेरी। तो सर पेपर मतलब कैसा बनाया है आपने? अभी कहाँ बना है नहीं मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मतलब जैसा इस साल का वो करिकुलम में ऐसा बोला ना 70% कॉम्पिटेंसी एक चैप्टर में कहाँ ऐसा करेंगे तो हमें हैबिट तो ऐसी पड़ेगी ना फिर। हाँ ऐसे लेकिन ऐसे क्वेश्चन निकालते हैं एमसीक्यू में काम आएंगे तो हमें भी वो मालूम है कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके आई ट्राई क्योंकि पहले तो ऐसे आया कि 70% एमसीक्यू वगैरह तो फर्स्ट टाइम में मालूम तो पड़ेगा कैसा एमसीक्यू आएगा। लेकिन अभी भी ये सीबीएसई की तरफ से नहीं आया है वो तो हर जगह लागू हुई है ना। नहीं लेकिन हम तो सीबीएसई बोलेंगे तभी बोलेंगे ना कि ऐसा है देन ऑल्सो आई विल ट्राई टू मेक लाइक दैट अदरवाइज वो तो बहुत इजी हो जाएगा ऐसा हो तो 2 टेस्ट ले लेंगे और एमसीक्यू का अलग से रख लेंगे ये भी सिर्फ एमसीक्यू ओके लेकिन यहाँ पर तो हमें न्यूमेरिकल और वो सॉल्व करने हैं वो चेक करना पूरा पेपर इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल होगा। मोस्टली बोल सकते हैं बट थोड़ा बहुत जो पूछने लायक है वो मैं पूछूं तो कुछ तुम्हें सब कुछ ही प्रिपेयर करना है लाइक दैट Exercise एमसीक्यू नहीं एग्जांपल तक करना उसके बाद लास्ट में एक्सरसाइज करना मोस्टली इन दिस कमिंग टेस्ट आई विल नॉट आस्क फ्रॉम दी एक्सरसाइज मोस्टली और अगर पूछूंगा तो भी ऐसे ही पूछूंगा कि अगर तुमने एग्जांपल सॉल्व किए हैं तो ये इजीली सॉल्व हो जाए वैसा पूछूंगा तो एग्जांपल अच्छे से करना तो एक्सरसाइज में से पूछूंगा तो भी कैसा कि जिसका रिलेशन है एग्जांपल में मतलब तुमने एग्जांपल सॉल्व किए है तो ये इजीली हो जाएगा वैसे ओके तो तुम थियरी जो लगे तुम्हें इंपॉर्टेंट वो एमसीक्यू जो लगे वो और न्यूमेरिकल जो है हमारे वो सारे ही प्रिपेयर करने हैं तो मतलब कल एक भी एमसीक्यू नहीं आया। नहीं ऐसा मैं कहाँ बोल रहा हूँ एक भी एमसीक्यू नहीं आएगा मतलब मैं बोल रहा हूँ सब कुछ प्रिपेयर करो हां प्रिपेयर तुम्हें सब करना है हाँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही करने हैं एमसीक्यू थियरी नहीं आएगी या सिर्फ एमसीक्यू थियरी या न्यूमेरिकल्स ऐसा कुछ नहीं सब कुछ ही प्रिपेयर करना है ओवरऑल ओके कि कोई कुछ भी पूछ लो जो पूछना है वो वी आर प्रिपेयर्ड लाइक दैट ओके वैसे प्रिपरेशन करनी है हाँ तो यहाँ हम फिर से आते हैं देखो रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे हम तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट रो एल बाई ए अब 1 अपॉन रेजिस्टेंस जो है 1 बाई आर दैट इज द कंडक्टेंस 1 बाई आर दैट इज द कंडक्टेंस उसको हम लिखते हैं क्या G से सो G इज इक्वल टू 1 बाई आर एंड R की वैल्यू रो एल बाई ए लिखेंगे ओके तो A अपॉन रो एल हो जाएगा G A अपॉन रो एल इज इक्वल टू G और 1 बाई रो को क्या लिखा हमने K तो K A बाई L इज इक्वल टू G K A बाई L इज इक्वल टू G और G का हमारा यूनिट क्या है सीमेंस जिसे हम क्या बोलते हैं कंडक्टेंस को सीमेंस मतलब डिनोट कैसे करेंगे कैपिटल S से ओके डन और उसको सीमेंस बोलो या फिर मोह भी बोल सकते हैं ओके MHO और लिखना हो तो मोह को कैसे लिखोगे ओम का इनवर्स 1 अपॉन ओम दैट इज मोह ओके एंड 1 बाई रो को जो हमने K लिख दिया है उसे बोलेंगे क्या कंडक्टिविटी उसे क्या बोलेंगे कंडक्टिविटी और अगर कंडक्टिविटी का भी दूसरा नाम देना हो तो उसे हम बोलेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस कंडक्टेंस लेकिन K इज इक्वल टू व्हाट स्पेसिफिक कंडक्टेंस डन ओके चलो so is represented by the symbol K which is kappa IUPAC has recommended the use of term conductivity over specific conductance तो हम specific conductance को ही क्या conductivity ही वर्ड यूज करेंगे जैसे कि वहां पर हम resistivity ही यूज कर रहे हैं specific resistance यूज नहीं कर रहे वैसे ही यहाँ पर हम conductivity ही यूज करेंगे specific conductance वर्ड यूज करेंगे नहीं ओके अच्छा hence we shall use the term conductivity the SI unit of conductivity वो तो 1 by rho है conductivity K is equals to 1 by rho तो rho का यूनिट क्या था ओम इंटू मीटर तो 1 by rho है मतलब क्या ओम का इनवर्स और मीटर का इनवर्स ओके तो K is SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी वो ओम का इनवर्स और मीटर का इनवर्स ओम के इनवर्स को ही हमने क्या बोला था सीमेंस SI यूनिट में तो सीमेंस और मीटर इनवर्स वैसे याद रखने के लिए क्या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स ओम इनवर्स को ही सीमेंस बोला था तो ओम इनवर्स की जगह सीमेंस और मीटर इनवर्स तो है ही ओके बट क्वाइट ऑफन K इज एक्सप्रेस्ड इन सीमेंस इनटू सेंटीमीटर इनवर्स आल्सो जैसे वहां पर भी ओम इनटू मीटर लेकिन कभी-कभी ओम इनटू सेंटीमीटर भी यूज होता है
डायमेंशंस के अकॉर्डिंगली, क्योंकि मीटर बहुत बड़ा डायमेंशन हो गया, हम यहाँ पे छोटी छोटी बात कर रहे हैं, सेंटीमीटर। ओके, तो ये भी यूज होता है। कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इन एस सीमेंस मीटर इनवर्स इज इट्स कंडक्टेंस when it is 1 meter long and its area of cross section is 1 meter square। मतलब क्या है अब कि हमारा फॉर्मूला क्या आया, हमारा फॉर्मूला आया है G is equals to KA upon L। डन, G is equals to what? KA upon L। तो K is equals to G हो जाएगा कब? जब A तुम्हारा 1 मीटर स्क्वायर हो जाए और L तुम्हारी 1 मीटर हो जाए, तब G is equals to K। सिंपल। ओके, तो वही चीज बोल रहे हैं। नाउ इट मे बी नोटेड दैट 1 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स इज इक्वल्स टू 100 सीमेंस मीटर इनवर्स। वो तो भाई सेंटीमीटर टू मीटर पता ही है हमें, उसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। डन। ओके, चलो नेक्स्ट, इट कैन बी सीन फ्रॉम द टेबल। ये टेबल है हमारा। ओके, ये हमारा टेबल है, मटेरियल, फिर कंडक्टिविटी है, फिर मटेरियल, और यहाँ से भी मतलब डिफरेंट कंडक्टिविटीज है। तो से seen from the table that the magnitude of the conductivity varies a great deal and depends on the nature of the material। तो भाई कंडक्टिविटी तो चेंज होगी और मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच द मेजरमेंट आर मेड। ये 2 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है कि तुम्हारी कंडक्टिविटी किस किस चीज के ऊपर डिपेंडेंस है। ओके, 2 मार्क में क्वेश्चन। तो एक तो तुम्हारा आ गया कि मटेरियल के ऊपर, तुमने अगर मटेरियल चेंज कर दिया तो कंडक्टिविटी चेंज हो जाएगी। दूसरा हमने पढ़ा क्या, टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर भी डिपेंडेंस है। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, याद रखना। टेम्परेचर अगर बढ़ा तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कब? इस केस में, इस केस में। ओके, फिर हम वो सब आगे पढ़ेंगे जब गैसेस की और उसकी बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए याद रखो क्या कि कंडक्टिविटी मतलब वो फ्लूइड मैकेनिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो हम पढ़ेंगे आगे फिजिक्स में, बट यहाँ पर हम यहाँ पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं क्या, नहीं तो फिर ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना। तो मतलब क्या, जैसे कि अगर टेम्परेचर बढ़ा तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब टेम्परेचर बढ़ा मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ गया तो कंडक्टिविटी कम ही हो जाएगी, मतलब कम इलेक्ट्रिसिटी पास होगी वायर में से। जब ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तब। ओके, सो टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर भी डिपेंडेंट है। Materials are classified into conductors, insulators and semiconductors depending on the magnitude of their conductivity। कि भाई कंडक्टिविटी ज्यादा हो, कम हो और मॉडरेट लेवल पे हो, उसी के बेस पे मटेरियल को क्लासिफाई करते हैं हम, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर। और जैसे हम नहीं करते थे मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। ओके, तो वैसे ही कंडक्टिविटी ज्यादा हो तो हमारे कंडक्टर्स, कंडक्टिविटी बहुत कम हो तो वो है हमारे इंसुलेटर्स, और कंडक्टिविटी मॉडरेट लेवल पे हो तो वो है हमारे सेमीकंडक्टर्स। अभी उनके नाम वो तो हम सब पता ही है अभी। ओके, चलो फिर भी जो भी गिवन है वो लिख लेंगे। Metals and their alloys have very large conductivity and are known as conductors. Certain non-metals like carbon, black, graphite, exception, metal non-metals में हम पढ़े थे, तो graphite है, carbon black है, and some organic polymers are electronically conducting। मतलब एक्चुअली इनका नेचर कैसा है, होने चाहिए नॉन कंडक्टर और से इंसुलेटर, लेकिन वो है कैसे, एक्सेप्शन वाले स्टेज में है वो लोग। तो कार्बन ब्लैक है और से ग्रेफाइट है, तो ग्रेफाइट वो सब क्या है, कार्बन के ही पार्ट्स है, कार्बन के ही फॉर्म्स है ना, तो कार्बन का फॉर्म, लेकिन कार्बन तो ऑलरेडी वही नॉन मेटल है, और नॉन मेटल तो इंसुलेटर होते हैं, कंडक्टर नहीं होते, लेकिन ये एक्सेप्शन है। मेटल नॉन मेटल में ही हम पढ़े थे। तो ग्रेफाइट, हमारा तो बैटरी ही ग्रेफाइट से ही बनता है। ओके, सो ये याद रखना है 1 मार्क के लिए, कार्बन ब्लैक, ग्रेफाइट और सम ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। कौन से पॉलीमर्स? ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, उसको पर्टिकुलरली ट्रीट किया जाता है, दे आर इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्टिंग होते हैं। Substances like glass, ceramic having very low conductivity are known as the insulator। तो भाई ग्लास है, सिरामिक है, वुड है, ओके, वो इन सबको हम किस में, वो मटेरियल को किस में लेंगे, इंसुलेटर में और नॉन कंडक्टर, जैसे तुम बोले। डन, सिंपल है, ये सब तो पता ही है, नया कुछ नहीं है इसमें। फिर आएगा वो क्या, सेमीकंडक्टर, तो हमारा जर्मेनियम, सिलिकॉन, ओके, वो सब क्या है, हमारे सेमीकंडक्टर्स। तो सिंपल ही है। चलो, हाँ, इंसुलेटर, सब्सटेंसेस लाइक सिलिकॉन
doped silicon and gallium arsenide having conductivity between the conductors and insulators are called semiconductor and are important electronic material. तो ये लोग कौन है? सेमीकंडक्टर, मतलब गैलियम है, आर्सेनाइड है, सिलिकॉन है. तो हमारा वो जो 14th वाला ग्रुप है ना, वो सेमीकंडक्टर है. सिलिकॉन, गैलियम, आर्सेनाइड. ओके, डन. सो सिलिकॉन, डोप्ड सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड, वो सब क्या है? सेमीकंडक्टर्स हैं. ओके. Certain materials called superconductors by the definition have zero resistivity or infinite conductivity. तो भाई कई मटेरियल ऐसे होते हैं by definition, ओके, कि उनको बोलते हैं सुपर कंडक्टर. बहुत ज्यादा सुपर कंडक्टर मतलब उसकी कंडक्टिविटी, ऐसा तो हम बोलेंगे नहीं कि 100% तो होगी नहीं ना कोई भी कंडक्टिविटी. ओके, जैसे हम बात कर रहे हैं कि फ्रिक्शन कम हो सकता है. यहाँ हम जो अभी सपोज मार्बल पे चल रहे हैं, ओके, तो रोड पे चले, उससे टाइल्स पे चले तो फ्रिक्शन कम हो गया. टाइल्स पे चले, उससे मार्बल पे चले तो और फ्रिक्शन कम हो गया. टाइल्स पे चल रहे, ये मार्बल पे चल रहे हैं, और फिर सपोज आइस पे चल रहे हैं तो और फ्रिक्शन कम हो गया. तो फ्रिक्शन तुम वेरी कर सकते हो, फ्रिक्शन जीरो नहीं कर सकते. ज्यादा से ज्यादा कहाँ चल सकते हो? एयर में चल सकते हो ज्यादा से ज्यादा. लेकिन एयर का भी फ्रिक्शन होता है. हाँ, वही एयर पे चलेंगी कैसे? लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो? उड़ सकते हो लेकिन उसमें भी एयर फ्रिक्शन तो लगने ही वाला है. तो हाइपोथेटिकल 100% नहीं बोलेंगे, लेकिन जिसकी कंडक्टिविटी बाकी कंडक्टर से, बाकी मेटल से बहुत ज्यादा हाई है, उनको हम क्या बोलेंगे? सुपर कंडक्टर्स. स्पेस में चले जाओ, स्पेस में चले जाए तो यस, वहां पर फ्रिक्शन नहीं होता. बट वहां पर फ्रिक्शन नहीं होता, वहां काम करने के लिए बाकी सारी अरेंजमेंट जो यहाँ है वो वहां अवेलेबल नहीं है. जो हमारे पास अर्थ पर जो सोर्सेज अवेलेबल है, वही सोर्सेज फिर वहां अवेलेबल नहीं होंगे. हाँ, स्पेस में ऑब्वियसली फ्रिक्शन नहीं है. यस, करेक्ट. ओके, चलो. हाँ, चलो, तो कहाँ गए हम? ये रहे सुपर कंडक्टर. जीरो रेजिस्टिविटी बोलो या इनफाइनाइट कंडक्टिविटी बोलो, दोनों सेम ही है. इनफाइनाइट कंडक्टिविटी और जीरो रेजिस्टिविटी. ओके, चलो. Earlier, only metals and their alloys at very low temperatures, 0 to 15 Kelvin, metals, okay, and उनके alloy. और कौन से टेम्परेचर पे? 0 केल्विन. कितना केल्विन? 0 केल्विन. जस्ट इमेजिन 0 केल्विन. 0 केल्विन मतलब कितना? 0 केल्विन सेल्सियस में कितना होता है? जीरो केल्विन सेल्सियस में कितना होता है? ये तो क्लास 9th का क्वेश्चन है. अच्छा, 0 सेल्सियस केल्विन में कितना होता है? नहीं तो 0 सेल्सियस केल्विन में कितना होता है? 273. क्या बात कर रहे हो? हाँ, 273.15, 273 केल्विन होता है 0 डिग्री सेल्सियस. मैं पूछ रहा हूँ 0 केल्विन कितना डिग्री सेल्सियस? माइनस हो जाएगा यार. क्या -273? क्या बात कर रहे हो? अभी 12th में ऐसे आंसर भी नहीं दे रहे हो. फटाफट आंसर दो. तो -273 केल्विन से 0 केल्विन मतलब -273 डिग्री सेल्सियस. ओके, उतना कम टेम्परेचर वाला टाइम, मतलब उतना कम टेम्परेचर रेंज were known to behave as a superconductor, but nowadays a number of ceramic materials and mixed oxides are also known to show superconductivity at temperatures as high as 150 Kelvin. अभी भी वो लोग 0 डिग्री पर तो आए ही नहीं है. 150 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से तो कम ही है, मतलब ठंडा ही है, बर्फ ही है, आइस ही है. डन. अगर हम अभी बात करें तो वाटर की बात करें, डन. ओके, तो कहने का मीनिंग क्या है? ये भी एक मार्क में पूछ सकते हैं क्या, कि पहले के टाइम पर मेटल और उनके एलॉय 0 केल्विन टू 15 केल्विन तक की रेंज में जो कंडक्टिविटी शो करते थे, इसलिए उनको क्या बोला जाता था? सुपर कंडक्टर्स. लेकिन नाउ डेज, आज की डेट में कई ऐसे मिक्स्ड ऑक्साइड्स आ गए हैं. ओके, कई ऐसे सिरामिक मटेरियल्स और मिक्स ऑक्साइड आ गए हैं
जो 0 to 15 के में तो पहले देते थे ना, लेकिन अब तो हम टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर कम करोगे तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन धीरे धीरे कम हो जाएगा, लेकिन अभी तो हाई टेम्परेचर, उसकी कंपेयर में तो हाई हुआ ना 150 के, 0 के की कंपेयर में 150 के तो हायर है भाई, 150 डिग्री हायर है वो 0 के और ये 150 के। इतना हाई टेम्परेचर लेके गए तो भी कंडक्टिविटी क्या है, सुपर कंडक्टिविटी, एज अ बिहेव एज अ सुपर कंडक्टर, मतलब जिनकी कंडक्टिविटी वेरी 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 हाई है। मैंने पहले ही बोला टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी कम होगी, याद आया? तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। टेम्परेचर बढ़ेगा जैसे जैसे तो कंडक्टिविटी कम होगी, तो अगर टेम्परेचर कम होगा तो कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो हम अभी 30 पे है, 30 से चले गए 20, 0 और नीचे गए और नीचे गए और नीचे गए तो बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। तो पहले तो ऐसा था कि 0 डिग्री और 15 केल्विन, 0 केल्विन और 15 केल्विन पे ये हमें सुपर कंडक्टिव बिहेवियर मिलता था, लेकिन अभी तो 150 केल्विन पे भी हमें पर्टिकुलर सिरामिक मटेरियल्स और मेटालिक ऑक्साइड्स मिल गए हैं, जिससे कि मिक्स्ड ऑक्साइड मिल गए हैं, जिससे कि हम ले सकते हैं वो मटेरियल एज अ सुपर कंडक्टर। मतलब उनकी 150 केल्विन पर भी, क्योंकि बहुत नीचे जाना हमारे लिए प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है, ओके, जिसे हम क्रायोजेनिक टेम्परेचर्स भी बोलते हैं, -150 से नीचे चले गए, मतलब कि ये ऑक्सीजन और वो गैस है वो भी लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे, उतना कम टेम्परेचर। अभी जो ऑक्सीजन हवा में है वो भी कहाँ चला जाएगा, लिक्विड स्टेट में चला जाएगा। अभी गैसियस स्टेट में है तो लिक्विड स्टेट, इतना कम टेम्परेचर हम तो जी ही नहीं सकते डायरेक्टली, ओके। उतने कम टेम्परेचर पे अगर तुम बाहर, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ऐसा है और तुम ऐसे खड़े रहे तो बस खड़े ही हो। ऐसे मोड़ेंगे ना हम तो ये टूट जाएगी, पापड़ के जैसे हमारे ऐसे ऐसे मोड़ा ना तो ये हाथ टूट गया, क्योंकि हमारा अंदर का ब्लड भी फ्रोजन हो जाएगा, सब कुछ, दर्द भी नहीं होगा, कुछ दर्द भी नहीं होगा, यस दर्द भी नहीं होगा, ओके, क्योंकि ट्रांसमिट भी होना चाहिए ना, दर्द यहाँ तो हुआ, ब्रेन तक पहुंचेगा तब दर्द होगा, ओके। इसीलिए तो जैसे कुछ हमें कुछ ना कुछ लगे तो क्या करते हैं, 2 तरह के ऑप्शन पहले होते हैं, या तो गर्म पानी या किसी और बाम ऐसे बाम लगाओ तो उससे क्या होता है, हीट बढ़ती है मतलब गर्म होता है, तो वो सूजन आने वाली वो नहीं आती। या तो फिर क्या करते हैं, आइस लगाते हैं, ज्यादा टेम्परेचर और कम टेम्परेचर देते हैं तो वो ब्लड कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है या एक्सपांड होने लगता है, उसका स्पीड कम हो जाता है और नॉर्मल रहता है जब हम ये करते हैं, अप्लाई करते हैं, वो सब बायोलॉजी है। अच्छा चलो, तो समझ गए सुपर कंडक्टर्स, ओके। नाउ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू द मेटल इज कॉल्ड, देखो अब फिर से, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर थ्रू द मेटल्स मतलब वायर वाला आ गया, तो उसको क्या बोलेंगे, मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है, ओके, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है उसकी बात कर रहे हैं, तो अगर मेटल में से पास हो रहा हो तो उसे हम बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रॉनिक, और से मेटालिक कंडक्टेंस। एंड इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होती है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यस। द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन, किस के ऊपर डिपेंड है, एक द नेचर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल, वो तो हमने पहले ही देखा कि मटेरियल चेंज करेंगे तो खत्म, चेंज हो जाएगा, तो नेचर पे और मटेरियल के स्ट्रक्चर पे और मेटल के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। दूसरा, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटॉम, वो एटॉम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, आउटसाइड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, क्यों भाई इसकी क्यों बात कर भाई, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, अंदर वाले होते हैं वो तो आराम से अपनी ऑर्बिट में बैठे हुए हैं, जो फ्री में बैठे हुए हैं, बाहर घूम रहे हैं, जिनकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, वही ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर वो ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा होगी, तो उसके ऊपर भी डिपेंडेंस है। एंड ये भी हमने देख लिया है, टेम्परेचर इट डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, तो कंडक्टेंस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो। डन, पक्का। तो ये एक मार्क में आ सकता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस किस किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, तो भाई स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल और से मेटल, ओके, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंस है, और इलेक्ट्रॉन एटॉमिक मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंडेंस है, 3 चीजें। डन, ओके। तो ये हमारा पूरा टॉपिक था, अभी भी आगे भी है, ओके। चलो अब हमें यहाँ किसकी बात की, अब तक हमने इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस की बात की,
इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस की बात की, मतलब जो वायर में से हो रहा था उसकी। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं। डन, फिजिक्स भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फिर से एक बार लिख देता हूँ सो दैट कुछ वो ना रह जाए, डाउट ना रह जाए। क्या क्या है हमारे पास? हमारे पास सबसे पहले है R इज इक्वल टू क्या था? रो एल बाई ए। डन, R इज इक्वल टू ए था। अब G इज इक्वल टू क्या था? वन अपॉन आर। सबसे पहले G इज इक्वल टू तो वन अपॉन आर, और वन अपॉन आर लिखा तो क्या हो गया? रो एल कर ए अपॉन रो एल। अब K क्या था? K हमारा 1 बाय रो। 1 बाई रो, तो 1 बाई रो को लिखा K और ये A बाई L। डन। रो क्या है? रेजिस्टिविटी, करेक्ट। ओके, K क्या है? 1 अपॉन रो। कंडक्टिविटी। ओके, 1 अपॉन रो कंडक्टिविटी। इसका दूसरा नाम क्या था? स्पेसिफिक स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके, इसका दूसरा नाम क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस। G का यूनिट क्या है? सीमेंस। सीमेंस डिनोटेशन कैसे होगा? S से। ओके, मोह से भी होगा, मोह, और यूनिट क्या लिखे ना होगा तो सीमेंस लिखो, मोह लिखो या ओम इनवर्स लिखो, जो लिखना हो। डन। कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा? कंडक्टिविटी किसका उल्टा? रो का उल्टा, तो रो का यूनिट क्या होगा? रो का यूनिट था हमारा करेक्ट, ओम इनटू मीटर। तो कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा? ये दोनों का इनवर्स। इनवर्स ओम इनवर्स मतलब सीमेंस, मीटर इनवर्स। ये किसका है? कंडक्टिविटी का यूनिट है। डन, पक्का? श्योर? ओके, तो ये हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। और अब हम मैंने स्टार्टिंग थियरी की स्टार्टिंग में ही बताया, हम दो कंडक्टेंस पढ़ने वाले, एक तो वो वायर वाला और एक इलेक्ट्रिसिटी जो एक्वियस मीडियम में से पास हो रहा है वो। तो वो वायर वाला हमने डिस्कस कर लिया। ओके, अब हम आयनिक कंडक्टेंस की बात करने वाले हैं। ओके, चलो। So as the electrons enter at one end and go out through the other end, the composition of the metallic conductor remains unchanged. तो भाई मेटालिक कंडक्टर का कंपोजिशन क्या रहता है? अनचेंज रहता है। कैसे अनचेंज रहता है? मतलब कि ऐसा समझो कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ Zn+2 बन गया Zn में से, और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर से आ गए। जैसे ही वो वायर में दो इलेक्ट्रॉन घुसे, कॉपर का वायर है तो दो इलेक्ट्रॉन कॉपर के वायर में घुसे, अरे और यहाँ पर सॉल्यूशन में चले गए जहाँ पे Cu+2 SO4- है। तो ये घुसे और यहाँ से निकले, वायर के अंदर घुसे और वायर में से बाहर निकल गए। उससे वायर के स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। कब? जब इलेक्ट्रॉन उसके अंदर गया तब, और जब इलेक्ट्रॉन उसके बाहर गया तब। वायर के स्ट्रक्चर में कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। लेकिन सॉल्यूशन के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन गया और सॉल्यूशन के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर गया या सॉल्यूशन के अंदर आया तो सॉल्यूशन में फर्क पड़ता है। यहाँ वायर में फर्क नहीं पड़ता था, सॉल्यूशन में फर्क पड़ता है। सॉल्यूशन में क्या फर्क पड़ता है भाई? सॉल्यूशन में तो यहाँ पे अभी इलेक्ट्रॉन आए, ओके, तो दो इलेक्ट्रॉन आए और Cu+2 था, दो इलेक्ट्रॉन ले लिए और वो Cu सॉलिड बन गया। तो तुम्हारा सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गया, 50-50 थे, 49-49 हो गया ना फिर। डन। तो ये सॉल्यूशन का कंस्ट्रक्शन चेंज हो गया। क्यों? इलेक्ट्रॉन की वजह से। बट इलेक्ट्रॉन अंदर आए या बाहर जाए तो, लेकिन वैसा हमारा मेटल के केस में, वायर के केस में होता नहीं था। अंडरस्टूड? ओके, तो ये सेंटेंस वो बोल रहे हैं, द मैकेनिज्म ऑफ द कंडक्टेंस थ्रू द सेमीकंडक्टर इज मोर कॉम्प्लेक्स। तो अगर सेमीकंडक्टर लिए हैं हमने तो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि वहां पर तो कंडक्टिविटी मतलब तुमने इलेक्ट्रॉन दे ही देने वाले हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा केस नहीं होगा सेमीकंडक्टर में। We already know that even very pure water has a small amounts of hydrogen and hydroxyl ions, that is 10⁻⁻7 molar, which lend it very low conductivity, that is 3.5 × 10⁻⁵ Siemens meter inverse. When electrolytes are dissolved in water,
they furnish their own ions in the solution, hence its conductivity also increases. तो obviously conductivity increase और decrease करेगी depending on the concentration. तुमने पानी में suppose HCl डाला हुआ है, okay, तो थोड़ा HCl डालोगे तब इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, और ज्यादा HCl डाला तब इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे. दोनों वे में सेम थोड़ी होगा, क्योंकि आयंस ही तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसफर कर रहे हैं. इलेक्ट्रिसिटी कौन ट्रांसफर कर रहा है? आयंस. तो तुमने थोड़ा HCl डाला, जैसे पानी है उसमें तुम नमक डालने वाले हो, ओके, पहले से अंदर जो मिनरल है, मतलब तुमने इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट पास की कुछ भी डालने से पहले पानी में से, तो भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है. तब कौन पास कर रहा है? पानी के अंदर जो डिसॉल्व्ड मिनरल पहले से है वो पास कर रहे हैं. अब मैं नमक डाल रहा हूं, मतलब मान लो कि पानी के अंदर पहले से डिसॉल्व्ड मिनरल्स है 100, तो वो 100 बंदे इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं. अब मैंने 10 मॉलिक्यूल्स डाल दिए किसके? NaCl के 10, ओके. 100 तो पास कर ही रहे इलेक्ट्रिसिटी, अब 10 और इसमें वापस इसका क्या हो जाएगा? डिसोल्यूशन हो जाएगा, ओके, मतलब डिसएसोसिएशन हो जाएगा. एसोसिएशन डिसएसोसिएशन लास्ट चैप्टर में पढ़े ना. तो NaCl डाला तो Na प्लस और Cl माइनस बन जाएगा पानी में जाकर. तो पहले तो सिर्फ वो पहले 100 ऑलरेडी जो मिनरल्स डिसॉल्व्ड थे पानी में वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर कर रहे थे, लेकिन अब नमक डालने के बाद, NaCl डालने के बाद Na प्लस और Cl माइनस भी 10 डाले, 10 मॉलिक्यूल्स डाले, मतलब 10 Na प्लस और 10 Cl माइनस, मतलब 20. तो पहले 100 लोग इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर कर रहे थे, अब 120 इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करेंगे तो और ज्यादा ट्रांसफर होगी. समझ में आया? मिनरल्स जितने ज्यादा होंगे उतनी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा ट्रांसफर होगी, और मिनरल्स जितने कम है कि भाई कम कॉन्सेंट्रेशन लिया, थोड़ा ही डाला, और डाला ही नहीं, जो पहले से वाटर है उसमें से पास कर रहे हो. तो मैंने बताया था कि अगर हमने मिनरल्स वाला पानी लिया, ओके, और अगर हमने डीमिनरलाइज्ड वाटर लिया जिसके अंदर मिनरल्स है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होगी. हमने पहले ही डिस्कस किया. अंडरस्टूड? तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाता है, वही चीज बता रहे हैं. क्या बता रहे हैं? कि कॉन्सेंट्रेशन अगर चेंज हो गया तो नंबर और से अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो पास हो रही है वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी. समझे? पढ़ तो लेंगे हम, लेकिन पहले समझ लो अच्छे से. डन? हाँ, चलो. So when electrolytes are dissolved in the water, they furnish, ये पढ़ा हमने, the conductance of electricity by ions. अभी कंडक्टेंस किसकी वजह से? आयंस की वजह से. वहां तो इलेक्ट्रॉनिकली हमने समझ लिया इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस. अब किसकी वजह से? आयंस की वजह से. वहां इलेक्ट्रॉन की वजह से था, यहाँ तो आयंस ही ट्रांसफर कर रहे हैं. सो आयंस, ओके, प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक और आयनिक कंडक्टेंस. क्या? कंडक्टेंस बाय द आयंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल और से आयनिक कंडक्टेंस. ओके, सो इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रोलाइटिक आयनिक कंडक्शन भी बोलते हैं कभी कभी. इलेक्ट्रोलाइटिक, पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक आयनिक कंडक्शन, अदरवाइज आयनिक कंडक्टेंस. तो मतलब कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन के द्वारा कंडक्शन हो रहा है, तो वो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन, जो स्टार्टिंग में देखा हमने. ओके, इलेक्ट्रिकल बोलो या इलेक्ट्रॉनिक बोलो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस. ओके, और ये क्या है? आयनिक कंडक्टेंस, क्योंकि यहां पर कंडक्टिविटी किसकी वजह से है? आयंस की वजह से है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नहीं है. डन? ओके, चलो. ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एडेड, मतलब तुम क्या डाल रहे हो, जो सॉल्यूशन है उसमें तुम क्या डाल रहे हो, इलेक्ट्रोलाइट क्या है तुम्हारा. जैसे यहाँ पे हमारा ऑलरेडी था ZnSO4 CuSO4, वही इलेक्ट्रोलाइट था. तो उसके नेचर पे डिपेंड है. नेचर पे डिपेंड है मतलब कहीं पे NaCl है, कहीं पे CuSO4 है, कहीं पे ZnSO4 है, कहीं पे MgSO4 है. तो सब में से क्या कंडक्टिविटी सेम होगी? क्या नहीं, सबकी अलग अलग होगी. तो नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एडेड, साइज ऑफ द आयंस प्रोड्यूस्ड एंड देयर सॉल्वेशन. यस, तो ये जो आयंस है उनकी साइज क्या होगी? मतलब NaCl डाला, ओके, तो Na प्लस और Cl माइनस, तो Na प्लस आयन की साइज, Cl माइनस आयन की साइज. फिर सपोज हमारे पास है CuSO4, तो Cu प्लस 2 आयन की साइज और SO4 माइनस 2 आयन की साइज, सबकी साइज अलग अलग होगी. ओके, सबकी साइज अलग अलग होगी. ये तो हमने 11th में ही पढ़ लिया है. ओके, वो नहीं पढ़ा था कि भाई पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होती है? कम होती है. डन? एटॉमिक साइज कम होती है. ऊपर से नीचे जाएंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ती है. वही आइसक्रीम वाला केस, आइसक्रीम हम खा रहे हैं और आइसक्रीम जमीन खा रही है वाला. तो अगर
एलिमेंट्स में अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एलिमेंट्स की साइज अगर कम हो रही है तो उनके आयंस की साइज भी क्या होगी, कम ही होगी ना, क्योंकि ये Na है, यहाँ पर Na है और यहाँ पर कार्बन है सपोज, तो Na का साइज बड़ा है, सोडियम का साइज बड़ा है कार्बन की साइज से, तो अगर मैं सोडियम का आयन बनाऊं तो इसका साइज बड़ा था, अब उसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो उसकी साइज क्या हो गई, छोटी हो गई। तो वैसे ही यहाँ का जो आयन है उसने भी, सपोज यहाँ पर कार्बन नहीं एल्यूमिनियम ले लो, ओके, तो एल्यूमिनियम की साइज तो वैसे ही सोडियम की साइज से क्या थी, कम थी, और अभी एल्यूमिनियम ने भी आयन इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो उसकी साइज भी क्या हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, आउटर ऑर्बिट से ही निकलेगा, तो उसकी साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सिंपल, ओके, तो वही चीज है। हाँ, सो साइज ऑफ द आयन प्रोड्यूस एंड देयर सॉल्वेशन, कितना सॉल्व हुआ है, द नेचर ऑफ द, अरे हाँ चलो, साइज ऑफ द आयंस प्रोड्यूस्ड एंड देयर सॉल्वेशन वो हमने देखा। द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी, इसके ऊपर भी है, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। विस्कोसिटी हमने फिजिक्स में पढ़ रखी है, ओके, जिसे हम स्निग्धता बोलते हैं। मतलब विस्कोसिटी मतलब क्या, इन शॉर्ट, तुम्हारे पास हनी है, तुम्हारे पास पानी है, तो विस्कोसिटी किसकी ज्यादा है, हनी की या पानी की? विस्कोसिटी याद है या भूल गए? पानी की नहीं, हनी की है। विस्कोसिटी मतलब लिक्विड का रेजिस्टेंस, लिक्विड जो फ्लो हो रहा है उसको जो रेजिस्टेंस मिलेगा वही है हमारी विस्कोसिटी। हमने फिजिक्स में पढ़ा था स्टार्टिंग में 11th में, ओके, स्टार्टिंग में नहीं, सेकंड पार्ट में फ्लूइड मैकेनिक्स में, फिजिक्स में, यस, हाँ फिजिक्स में पढ़ा था। तो पानी की विस्कोसिटी कम होगी, उसकी ज्यादा होगी, हनी की ज्यादा होगी विस्कोसिटी, क्योंकि अगर हम यहाँ पर डालेंगे, यहाँ से मैंने एक सेम फोर्स से पानी डाला, और यही एग्जांपल दिया था, और यहाँ से मैंने सेम फोर्स से हनी डाला, ओके, तो कौन ज्यादा दूर जाएगा, पानी ही ज्यादा दूर जाएगा, मतलब उसको रेजिस्टिविटी कम मिल रही है इसलिए वो ज्यादा दूर जा रहा है, और ये रेजिस्टिविटी को ही विस्कोसिटी बोल रहे हैं, मतलब उसकी विस्कोसिटी कम है और इसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, मतलब इसको रेजिस्टेंस ज्यादा मिल रहा है इसलिए वो ज्यादा दूर नहीं जा पा रहा है, तो इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा मिल रहा है उसको, और ये रेजिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी, ओके। तो विस्कोसिटी तुम क्या डाल रहे हो, मतलब नेचर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर भी डिपेंडेंट है, और उसकी साइज पे भी डिपेंडेंट है, वो कितना सॉल्यूबल हो रहा है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, और सॉल्वेंट के नेचर के भी ऊपर डिपेंडेंट है, और उसकी विस्कोसिटी कितनी है उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर आयनिक कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, आयनिक कंडक्टेंस जो आयन की वजह से होगा। तो आयन तो बड़े छोटे, और आयंस है किसके, पर्टिकुलर केमिकल सॉल्यूशंस के, एक्वियस मीडियम के ही होंगे, तो उसकी विस्कोसिटी एंड ऑल भी हमें देखना है। एंड टेम्परेचर, वो हमारा केस जो था वही टेम्परेचर, इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। देखो यहाँ पे उल्टा है, वहां पर क्या था, मेटल के केस में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करो तो कंडक्टिविटी कम होती थी, लेकिन यहाँ पर, इसीलिए मैंने बोला था कि वो फ्लूइड मैकेनिक्स का केस है, इसलिए मैंने तुम्हें तब नहीं बताया, अब बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों? वही एग्जाम्पल याद रखो कि अभी हमने 30 डिग्री पे पानी और वो डाला था, हनी, लेकिन अभी हम 50 डिग्री पे डाल रहे हैं, 50 डिग्री पे डाल रहे हैं पानी और हनी, तो शायद पानी तो जितना गया था उससे थोड़ा ही आगे जाएगा,
क्योंकि पानी में 30 और 50 से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हनी में 30 और 50 से बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। हनी क्या हो जाएगा, अब वो उसकी विस्कोसिटी क्या हो गई, कम हो गई। ओके, जैसे वो जितना गाढ़ा था उतना गाढ़ा नहीं रहा, थोड़ा पतला सा हो गया, और पतला सा हो गया तो ज्यादा दूर तक जा सकता है, तो उसकी विस्कोसिटी क्या हो गई, उसकी विस्कोसिटी कम हो गई। किसकी, हनी की विस्कोसिटी कम हो गई। क्यों, टेम्परेचर बढ़ाया था इसलिए। तो विस्कोसिटी तो रेजिस्टेंस है, तो टेम्परेचर बढ़ाया तो विस्कोसिटी क्या हो गई थी, कम हो गई थी। हनी की तो कम हो गई ना, हनी की विस्कोसिटी क्या हो गई, कम हो गई। टेम्परेचर बढ़ाया तो विस्कोसिटी कम हो गई, विस्कोसिटी मतलब ही रेजिस्टेंस, अगर वो कम हो गई तो कंडक्टिविटी क्या आ गई, हायर। रेजिस्टेंस कम हुआ तो कंडक्टिविटी हायर जाएगी। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, कि अगर टेम्परेचर बढ़ा तो तुम्हारा आयनिक कंडक्टेंस ज्यादा होगा। और वहां पे देखो कौन सा पूछा है वो ध्यान रखना, तुमने रट्टा मार लिया कि भाई टेम्परेचर इंक्रीज आयनिक कंडक्टेंस इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस डिक्रीज, ऐसे रट्टा मार लिया तो गए। क्यों, क्योंकि उन्होंने फिर पूछा ही नहीं कंडक्टेंस, उन्होंने तो पूछ लिया है रेजिस्टिविटी, उन्होंने तो पूछ लिया है विस्कोसिटी। अब तुम सोच में पड़ गए कि यार हमें तो कंडक्टेंस का पता था, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी का और से कंडक्टिविटी का और विस्कोसिटी का हमने याद नहीं रखा था, ऐसा हो जाएगा। तो उसका तो रिवर्सल ही है ना, कि भाई विस्कोसिटी ज्यादा है तो कंडक्टेंस कम है, क्योंकि विस्कोसिटी वन टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है तो कंडक्टिविटी कम है, और रेजिस्टिविटी अगर और से विस्कोसिटी और रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो कंडक्टिविटी कम होगी, और ये कम है तो ये ज्यादा होगा। सिंपल लॉजिक से समझो, रट्टा नहीं मानना है। डन। हाँ चलो, सो पैसेज ऑफ डायरेक्ट करंट थ्रू द आयनिक सॉल्यूशन ओवर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड कैन लीड टू चेंज इन इट्स कंपोजिशन ड्यू टू इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। ओके, तो वो हम आगे जाके भी देखने वाले हैं। क्या कि डायरेक्ट करंट हमने दे दिया, क्या दे दिया, डायरेक्ट करंट। अगर सॉल्यूशन है ऑलरेडी उसमें हमने डायरेक्ट करंट दे दिया, डीसी करंट। ओके, ये हमारे घर वाला नहीं, ये तो अल्टरनेटिंग करंट है। डायरेक्ट करंट अगर हमने दे दिया, ओके, तो क्या होगा, वो जो स्ट्रक्चर है, आयनिक स्ट्रक्चर है, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चेंज कैसे होगा, वही जो स्टार्टिंग में बताया, इलेक्ट्रॉन की लेन देन से वो लोग सॉलिड बन गए और या तो गैस भी बन जाए। जैसे NaCl है और उसमें मैंने डीसी करंट दे दिया तो Na+ तो इलेक्ट्रॉन ले करके क्या हो जाएगा, Na सॉलिड बन जाएगा, और Cl- तो इलेक्ट्रॉन Cl- ऑलरेडी माइनस है, क्यों, उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो वो इलेक्ट्रॉन दे करके Cl गैस बन के निकल जाएगा बाहर। कब, जब ऐसे कंडक्टर जैसे ऐसे हम डायरेक्ट करंट देंगे, तो उसको हम आगे हम पढ़ने ही वाले हैं, लेकिन यहां तक का समझ में आ गया। डन। क्या समझे हम यहाँ पर, हमने बोला कंडक्टेंस की बात की, हमने कौन कंडक्टेंस की बात की, और हमने देखा कंडक्टेंस दो तरीके के हम डिस्कस करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सिर्फ वायर वाली भी नहीं है और वो सिर्फ एक्वियस मीडियम वाली भी नहीं है। यहाँ से हमने जैसे ही स्विच ऑन किया, हमारे सेटअप में जैसे ही स्विच ऑन किया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन जिंक का शुरू हो गया, Zn में से Zn+2 दो इलेक्ट्रॉन निकले। ये दो इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में थे, वहां से निकल के वायर में गए और वायर में से पास होकर वापस सॉल्यूशन में गए। यहाँ पर Cu+2 ने वो दो इलेक्ट्रॉन ले लिए और Cu सॉलिड बन गया, और SO4-2 इम्बैलेंस हो गया था, तो बैलेंस होने के लिए सॉल्ट ब्रिज में से यहाँ पे आ गया। अब ये सॉल्यूशन भी बैलेंस्ड है और ये सॉल्यूशन भी बैलेंस्ड है, राइट। अब इसी केस में हम बात कर रहे हैं कि क्या अगर हम ये वायर चेंज करें तो इलेक्ट्रिसिटी जो हमने जनरेट किया उससे चेंज होगा, या अगर हम ये नीचे सॉल्यूशंस है उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेंगे तो चेंज होगा। वो तो हमने नॉन इक्वेशन में ही देख लिया, C आता ही है, Kc आता ही है, तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज करोगे तो चेंज हो ही जाएगा, वो तो हमने देख लिया है। लेकिन साथ साथ में अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहे हो, लेकिन मैं कॉन्सेंट्रेशन चेंज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सॉल्यूशन ही चेंज कर रहा हूँ। कॉन्सेंट्रेशन चेंज मतलब CuSO4 1 मोलर की जगह तुमने 0.9 मोलर ले लिया, तो सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया। मैं CuSO4 निकाल के NaCl रख दे रहा हूं, NaCl का प्राइम सॉल्यूशन रख दे रहा हूं, ओके, तो क्या अभी सेम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, तो बोले नहीं। मतलब कि कंडक्टिविटी चेंज हो रही है जब तुमने मटेरियल चेंज किया, जब तुमने इलेक्ट्रोलाइट चेंज किया तब।
तो दो टाइप की कंडक्टिविटी हम देखने वाले हैं, या दो टाइप के कंडक्टेंस हम देखने वाले हैं। एक हमने देखा क्या, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, और दूसरा हमने देखा आयोनिक कंडक्टेंस। तो पहले तो थोड़ी फिजिक्स की बात कर ली, R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, उसमें हमने रेजिस्टिविटी की बात की, उसमें ही हमने कंडक्टेंस की बात की, और उसमें ही हमने कंडक्टिविटी की भी बात की। उसमें नया यूनिट भी देखा, 1/ओम को बोलते हैं मो, और सीमेंस भी बोलते हैं। और R का जो यूनिट हमारा बना, R का यूनिट हमारा क्या बना, R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। R का यूनिट क्या बना, रो एल बाई ए। तो अरे फॉर्मूला, R का फॉर्मूला रो एल बाई ए बना। अब R का यूनिट ओम तो है, लेकिन फॉर्मूला ये है रो एल बाई ए। तो रो एल बाई ए, अब ये जो यूनिट है उसी की टर्मिनोलॉजी में, मतलब केजी वाले फॉर्म में और एंड ऑल अगर डालने हो तो भी हमें पहले से वो फॉर्मूला डायरेक्टली ही मतलब यूनिट गिवन था। कहाँ गया, ये रहा। ओके, कंडक्टिविटी नहीं, ये नहीं, कंडक्टिविटी स्टार्टिंग वाला सर आप जरा नीचे आ गए, ये रहा। ओके, सो पर्टिकुलर बोला है कि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कर देंगे ओम, विच इन टर्म्स द एसआई बेस्ड यूनिट टू केजी मीटर स्क्वायर, और से सीमेंस का क्यूब एरिया का स्क्वायर। ओके, सो कंडक्टेंस की बात की है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय आर एंड इट इज मेजर्ड इन ओम, मतलब ऐसा यूनिट तो क्या है हमारा, ओम ही है, लेकिन ऐसा बेस यूनिट उसका इक्वल में अगर निकालना हो तो केजी मीटर स्क्वायर पर सीमेंस क्यूब एरिया स्क्वायर जैसा हो जाएगा, एरिया नहीं एम्पियर स्क्वायर जैसा हो जाएगा। ओके, बट वो उसके लिए हमें आई एंड ऑल फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि एम्पियर कहां पर आता है, आई का यूनिट ही है एम्पियर। तो ये सब कहां से आ गया, एम्पियर कहां से आ गया, सीमेंस कहां से आ गया। तुम सोचोगे सर ये सब हमने तो ओम ही पढ़ा था, अब ये कहां से आ गया। विस्टन ब्रिज से हम जब मेजर करेंगे आर, तो विस्टन ब्रिज में करंट आएगा, तो करंट मतलब एम्पियर आएगा। एरिया नहीं है, हाँ मैं पहले गलती से एरिया बोल दिया था, एरिया नहीं है, क्या है, एरिया होता तो मीटर स्क्वायर हो जाता ना भाई। एरिया को ए क्यों लिखते हैं हम, ए क्या है, एम्पियर। अंडरस्टूड। तो वो हम अभी विस्टन ब्रिज से, ये आर जो है वो आर पता कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम विस्टन ब्रिज का यूज करेंगे। लेकिन हमारी थियरी आर के लिए नहीं है, हमारी थियरी तो कंडक्टेंस के लिए है। सो एक होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ओके, और दूसरा होता है आयनिक कंडक्टेंस। उसका डिपेंडेंसी हमने डिस्कस किया, वो 1 मार्क में पूछा जाता है, और आयनिक कंडक्टेंस का डिपेंडेंसी भी 1 मार्क में पूछा जाता है। वहां पर क्या क्या चीजें थी, तो वहां पर हमने बोला कि उसके मेटल के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंडेंस है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, मेटल के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंडेंस है, और से लास्ट हमारी जो लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है जिसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, तो वैलेंस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी डिपेंडेंस है उसका। एंड लास्टली टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंडेंस है कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, और वैसे ही आयनिक कंडक्टेंस का भी देखा, तो आयनिक कंडक्टेंस में भी क्या है कि हमने कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लिया है, मतलब कि सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड है, और जो आयंस बनेंगे उनकी साइज और उनके सॉल्युबिलिटी पे भी डिपेंडेंसी है, कितना सॉल्युबल हो रहा है। ओके, अगर सॉल्युबल हो ही ना तो नीचे बैठ गया तो फिर उसका कोई मीनिंग है नहीं। तो सॉल्यूट के ऊपर भी डिपेंडेंट है, सॉल्यूट आया, फिर सॉल्वेंट के ऊपर भी डिपेंडेंट है कि कौन सा सॉल्वेंट लिया है, टाइप ऑफ सॉल्वेंट एज वेल एज सॉल्वेंट आया, तो उसमें क्या आ गई हमारी विस्कोसिटी के, विस्कोसिटी के ऊपर भी डिपेंडेंसी है। टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंडेंसी है, यहाँ पर टेम्परेचर जितना बढ़ेगा उतना आयनिक कंडक्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। वहां पे कम हो रहा था, यहाँ पर दोनों ही बढ़ेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अंडरस्टूड। तो ये हमने पढ़ा पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक और से इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस एंड आयनिक कंडक्टेंस। समझ में आया पक्का कि हमने जो स्टार्ट किया था थियरी कि ये वायर चेंज करेंगे तो भी ये जो हमारी इलेक्ट्रिकल वर्क डन मिली है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिला है, तो वायर चेंज कर, डिफरेंट वायर लोगे तो डिफरेंट तुम्हें, जैसे डिफरेंट पहले हमने क्या लिया, इलेक्ट्रोड्स लिए, डिफरेंट इलेक्ट्रोड। हर बार ही हम Zn प्लस ZnSO4 CuSO4 से नहीं करेंगे। तो हमने बोला तुम डिफरेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लोगे और डिफरेंट इलेक्ट्रोड लोगे तो हमें पोटेंशियल भी डिफरेंट मिलेगा, उसके लिए पूरा टेबल। तो पहले तो डिफरेंट इलेक्ट्रोड की बात की, फिर हमने बात की क्या कि अगर डिफरेंट तुमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिए तो भी चेंज हो जाएगी कंडक्टिविटी और से हमारा आउटपुट, इलेक्ट्रिकल आउटपुट।
और अगर वायर चेंज किया मतलब से कॉपर लिया और कॉपर में भी कितनी लेंथ है, क्योंकि आर है यहाँ पर, आर है तो रो एल बाई ए आ गया, तो अभी वायर की लेंथ कितनी ली है, एरिया कितना लिया है, ये सब के ऊपर डिपेंडेंसी है। ओके, तो हमारा जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट है वो इन सब चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है। और हमने दो टॉपिक यहाँ पर मेन पढ़े, क्या, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस एंड आयनिक कंडक्टेंस। समझ में आ गया? पक्का? कोई डाउट है? हो गया?